अगर एक दिन आपकी पूरी याददाश्त मिट जाए और आपको ये भी याद ना रहे कि आप कौन हैं, फिर अचानक कुछ लोग आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़ जाएं क्योंकि आपका माजी दुनिया के सबसे खतरनाक किलर से जुड़ा हो। आखिर ये आदमी कौन था और इसने ऐसी कौन सी सच्चाई जान ली थी जिसके लिए हर कोई इसे खत्म करना चाहता है। आज की कहानी इसी जबरदस्त एक्शन, खतरनाक राज और बदले की दास्तान पर मबनी है। दोस्तों, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर लाजिमी क्लिक कीजिए। फिल्म की शुरुआत इंडोनेशिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर चंद गार्ड्स के साथ एक निहायत खतरनाक कैदी से मिलने आता है। वो उसकी सेल में कुछ मासूम बच्चों की तस्वीरें फेंकते हुए कहता है, इन्हें गौर से देखना, तुमने इनकी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मगर पुलिस ऑफिसर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कैदी पहले ही जेल से फरार होने की पूरी तैयारी कर चुका था। कुछ ही देर बाद एक सफाई करने वाला वहां आता है, लेकिन सफाई के बहाने अचानक गार्ड्स पर हमला कर देता है। इसी दौरान उसकी पुलिस ऑफिसर से जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी मौके पर वो खतरनाक कैदी भी अपनी सेल से बाहर निकल आता है। उसका नाम ली है और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा वलन है। दुनिया उसे चाइनीज मास्टर के नाम से भी जानती थी। बाहर आते ही ली अपने हाथों से पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। अगरचा जेल के अंदर तकरीबन तमाम गार्ड्स मारे जा चुके थे, लेकिन बाहर अभी भी बड़ी तादाद में हथियारबंद गार्ड्स मौजूद थे। जेल से निकलने के लिए ली एक चाल चलता है। वो बाकी तमाम कैदियों की सेल्स खोल देता है, उन्हें हथियार देता है और कहता है, अगर बाहर मौजूद गार्ड्स को खत्म कर दो तो आजादी तुम्हारी होगी। इतना सुनते ही सभी कैदी हथियार उठाकर गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आखिरकार ली के रास्ते की हर रुकावट खत्म हो जाती है और वो जेल से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ एक मछुआरा समंदर के किनारे एक बेहोश आदमी को पड़ा देखता है। करीब जाकर उसे पता चलता है कि वो तेज लहरों के साथ बहकर यहाँ तक पहुंचा है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसका इलाज शुरू हो जाता है। 2 महीने बाद हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर एलिन को दिखाया जाता है। वो काफी परेशान थी क्योंकि पिछले 2 महीनों से उसका एक मरीज मुसलसल कोमा में था। रोज की तरह आज भी वो उसका चेकअप करने कमरे में आती है। उसके जिस्म पर मौजूद गहरे जख्म देखकर खुद से कहती है, आखिर तुम हो कौन और किसने तुम्हारा ये हाल किया? चूंकि उस मरीज का असल नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए वो उसका नाम इस्माइल रख देती है। कुछ दिन बाद अचानक इस्माइल को होश आ जाता है, मगर होश में आते ही मालूम होता है कि वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है। उसे अपना माजी तो दूर, अपनी पहचान तक याद नहीं रहती। ये देखकर एलिन उससे कहती है, जब तक तुम्हें अपना असली नाम याद नहीं आता, मैं तुम्हें इस्माइल ही बुलाऊंगी। इसके बाद इस्माइल अपने जिस्म पर मौजूद जख्मों को देखकर अपना पिछला मादी याद करने की कोशिश करता है, मगर लाख कोशिश के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आती। आखिरकार एलिन उसे उसी समंदर के किनारे ले जाती है जहां वो मिला था, मगर वहां जाकर भी उसके दिमाग में कोई याद ताजा नहीं होती। फिर एलिन उस मछुआरे से भी मिलवाती है जिसने उसकी जान बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था, और इस्माइल दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। उधर दूसरी तरफ ली एक जजीरे के कुछ लोकल गैंगस्टर्स से डील करने पहुंचता है, लेकिन गैंग का लीडर उससे शदीद नाराज था क्योंकि ली ने उसे नकली हथियार और नकली ड्रग सप्लाई की थी। गुस्से में वो कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूंगा और आज तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मगर उसे मालूम नहीं था कि ली पहले ही पूरी तैयारी के साथ आया था। वेयरहाउस के बाहर उसके आदमी पहले से मौजूद थे। चंद लम्हों में वो अंदर घुसकर गैंगस्टर्स पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान ली की सबसे खतरनाक साथी रिका अकेले ही कई गुंडों से भिड़ जाती है। गैंग लीडर को लगा था कि ली सिर्फ 4-5 आदमियों के साथ आया है, इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये सभी इंतहाई डेंजरस और हाईली ट्रेंड फाइटर्स थे। इनमें से एक अकेला ही कई गुंडों पर भारी पड़ता है। आखिरकार ली गैंग लीडर को भी मार डालता है। ये मंजर देखकर उसका दायां हाथ नोवा खौफ से कांपने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो ली को एक अहम खबर देता है। वो बताता है कि करीब 2 महीने पहले एक नामालूम आदमी को बचाया गया था और आज तक किसी को उसकी असली पहचान मालूम नहीं हो सकी। मुझे लगता है शायद वो तुम्हारे गैंग
का ही कोई आदमी है। ये सुनते ही ली के चेहरे का रंग बदल जाता है और साफ महसूस होता है कि इश्माइल का ली से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर है। ली नोवा को कत्ल नहीं करता बल्कि उसकी कंपटी में गोली मारकर कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो फौरन हॉस्पिटल जा, उस आदमी को ढूंढ और मेरे सामने लेकर आ। ये सुनते ही नोवा बगैर वक्त जाये किए सीधा हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही नोवा वहां के स्टाफ के साथ बदतमीजी शुरू कर देता है और पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा देता है। शोर सुनकर डॉक्टर एलिन वहां पहुंचती है और बड़ी मुश्किल से हालात को शांत करती है। इसके बाद वो नोवा को ड्रेसिंग के लिए अपने कैबिन में ले जाती है। इलाज के दौरान नोवा एलिन से इश्माइल के बारे में सवाल करता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। उसके नजदीक इश्माइल एक बेकसूर और सीधा सादा इंसान था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मगर एलिन के रवैये से नोवा समझ जाता है कि वो जरूर कोई बात छिपा रही है। सच उगलवाने के लिए वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त इश्माइल वहां पहुंचकर उसे एलिन से दूर धकेल देता है। अगरचा इश्माइल अपनी सारी याददाश्त खो चुका था, मगर खतरा महसूस होते ही उसकी पुरानी फाइटिंग स्किल्स खुद ब खुद वापस आ जाती हैं। नोवा जल्द ही समझ जाता है कि वो इश्माइल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फौरन वहां से भाग निकलता है। इश्माइल का ये रूप देखकर एलिन भी हैरान रह जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इश्माइल कोई आम आदमी नहीं है। वापसी के रास्ते में वो कहती है, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, कल मेरे साथ जकार्ता चलना। मगर इश्माइल जवाब देता है, अगर मुझे अपना माजी वापस चाहिए तो मुझे यहीं रुकना होगा। जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है वो मुझे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएंगे। एलिन बहुत समझाती है, लेकिन इश्माइल वादा करता है कि चंद दिन बाद वो खुद जकार्ता आ जाएगा, क्योंकि अब वो एलिन को अपना मानने लगा था। जब भी इश्माइल अपना पिछला माजी याद करने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने कुछ बच्चों के चेहरे आ जाते। उनकी हालत बहुत बुरी थी। ये मंजर उसे सच जानने के लिए और भी बेचैनी में डाल देता है। अगले दिन एलिन को जकार्ता रवाना होना था, इसलिए इश्माइल उसे बस स्टेशन छोड़ने आता है। दूसरी तरफ ली ने अपने चंद आदमियों को इश्माइल पर नजर रखने के लिए भेज रखा था, लेकिन अचानक एक दूसरी कार उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है, जिससे उनकी नजर इश्माइल और एलिन से हट जाती है। उन्हें लगता है कि इश्माइल भी उसी बस में जकार्ता चला गया है। कुछ देर बाद जब बस एक वीरान इलाके में पहुंचती है तो ली के आदमी अपनी गाड़ी सड़क के बीच खड़ी करके बस रोक लेते हैं। बस रुकते ही वो ड्राइवर को गोली मार देते हैं और ज्यादातर मुसाफिरों को भी कत्ल कर देते हैं, लेकिन उन्हें इश्माइल कहीं दिखाई नहीं देता। इसी दौरान एलिन इश्माइल को फोन करके पूरी वारदात बता देती है। ये सुनते ही इश्माइल अपने मछुआरे चाचा के साथ फौरन वहां रवाना हो जाता है। उधर ली के आदमी बंदूक की नोक पर एलिन से पूछते हैं कि अब्दी कहाँ है। दरअसल इश्माइल का असली नाम अब्दी था और वो लोग उसी की तलाश में आए थे। कोई जानकारी न मिलने पर वो एलिन और एक छोटे बच्चे को उठाकर अपने सीक्रेट हाइडआउट ले जाते हैं। कुछ देर बाद इश्माइल भी वहां पहुंच जाता है, मगर उसे एलिन कहीं नहीं मिलती। तभी बस के अंदर छुपे ली के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। इश्माइल अकेला ही सबको खत्म कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में उसके मछुआरे चाचा अपनी जान गंवा देते हैं। वो अभी वहां से निकलने ही वाला होता है कि पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ ली के आदमी एलिन और उस छोटे बच्चे को अपने सीक्रेट हाइडआउट के एक कमरे में बंद कर देते हैं। इधर नोवा का काम खत्म हो चुका था और वो अपनी कामयाबी पर फख्र जताने लगता है। उसकी ये बातें सुनकर ली के आदमी उसी को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो एलिन और बच्चे को वहीं बंद छोड़कर चले जाते हैं। उधर पुलिस मुसलसल इश्माइल से पूछगछ करती है। वो सारी हकीकत बता देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि इश्माइल झूठ बोल रहा है। इश्माइल कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि बस में मौजूद लोगों को किसने मारा, लेकिन वो मेरी दोस्त एलिन को किडनैप करके ले गए हैं। इस वक्त आप लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए, न कि मुझसे सवाल जवाब करने चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर ली की एक तस्वीर दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो या बता सकते हो ये कहाँ मिल सकता है? मगर अपनी याददाश्त खो देने की वजह से इश्माइल ली को पहचान ही नहीं पाता। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ली के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है, मैंने अपनी पूरी नौकरी में बेशुमार मुजरिम देखे हैं, लेकिन ली जैसा जालिम और बेरहम इंसान कभी नहीं देखा। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा जुर्म हो जो उसने ना किया हो, मगर उसका सबसे खौफनाक काम मासूम बच्चों को अगवा करके उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देना है कि किसी की जान लेते वक्त उनके हाथ भी न कांपे। आज वही बच्चे बड़े होकर इंसान नहीं बल्कि कत्ल करने वाली मशीनें बन चुके हैं, जो ली के एक इशारे पर किसी को भी मार सकते हैं। ये सुनकर इश्माइल हैरानी से पूछता है, लेकिन आप मुझे ये
सब क्यों बता रहे हैं? इन वाकयात से मेरा क्या ताल्लुक है? तभी पुलिस ऑफिसर एक और तस्वीर निकालता है। तस्वीर में ली के बिल्कुल साथ खुद इश्मेल बैठा होता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि इश्मेल भी कभी ली के गैंग का अहम रुकन था और इसी वजह से पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उससे पूछगुछ कर रही थी। अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली बंद हो जाती है। अगले ही लम्हे बाहर से गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। इसका मतलब साफ था, ली के आदमी पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके थे। चंद ही मिनटों में वो तकरीबन तमाम पुलिस वालों को मार डालते हैं। इसके बाद इश्मेल को खत्म करने के लिए ली के दो सबसे काबिल एतमाद साथी रागा और बाला अंदर दाखिल होते हैं। यही वो दोनों थे जिन्होंने बस में मौजूद बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था। अब इश्मेल और उन दोनों के दरमियान जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। इश्मेल अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि ये लोग कौन हैं और उसके पीछे क्यों पड़े हैं, मगर लड़ाई के दौरान अचानक उसकी दबी हुई यादें वापस आना शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि रगा और बला कभी उसके सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन उनके लिए ली का हुक्म हर रिश्ते से बढ़कर था, इसीलिए आज वो उसे मारने आए थे। तीनों के दरमियान इंतहाई खतरनाक मुकाबला होता है। आखिरकार इश्मेल दोनों को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि रगा के फोन पर कॉल आ जाती है। इश्मेल कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ खुद ली होता है। इश्मेल शांत लहजे में कहता है, अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये आवाज सुनते ही ली समझ जाता है कि रगा और बला दोनों मारे जा चुके हैं। उधर इश्मेल भी बना वक्त जाये किए निकल पड़ता है। घने जंगल से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक पुराने कन्वे पर पड़ती है और उसी लम्हे उसके बचपन की खौफनाक यादें वापस लौट आती हैं। कई साल पहले ली ने इश्मेल समेत कई मासूम बच्चों को अगवा करके इसी कन्वे में कैद रखा था। वो कई दिन तक उन्हें बिना खाने और बिना पानी के तड़पने देता था। थोड़ा सा खाना हासिल करने के लिए उन बच्चों को आपस में मौत तक लड़ना पड़ता था। जो बच्चा आखिर तक जिंदा बचा रहता, ली उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता था। इसके बाद उनकी बेरहम ट्रेनिंग शुरू होती थी। बचपन ही से ली उनके दिल से मौत का हर खौफ निकाल देता था, इसीलिए वो मासूम बच्चे बड़े होकर दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स बन गए। इसी दौरान इश्मेल की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से होती है। कभी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इसलिए इश्मेल उससे लड़ना नहीं चाहता। वो कहता है, मेरी दुश्मनी सिर्फ ली से है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो भी ली का अंधा वफादार बन चुका था। अगले ही पल वो इश्मेल पर हमला कर देता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो फाइटर बेहद ट्रेंड था, इसी वजह से इश्मेल को कई गहरी चोटें लगती हैं, लेकिन आखिर में जीत इश्मेल की ही होती है। अपने पुराने दोस्त की मौत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो भारी दिल के साथ उसकी लाश वहीं छोड़ देता है और ली के सीक्रेट हिडिआउट की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ली एलन पर जुल्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन उसी लम्हे एलन अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालती है और पूरी ताकत के साथ सीधा ली पर वार कर देती है। इस हमले से गुस्से में आकर ली फौरन वापस अपने कमरे में जाता है और रीका को हुक्म देता है कि इश्मेल को हर हाल में जिंदा पकड़कर उसके सामने लाया जाए। रास्ते में ली की सबसे खतरनाक साथी रीका उसका रास्ता रोक लेती है। दोनों के दरमियान एक और जानलेवा मुकाबला शुरू हो जाता है। काफी देर तक जारी रहने वाली इस लड़ाई के बाद इश्मेल रीका को भी शिकस्त दे देता है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता। वो कहता है, ली नाम के इस शैतान ने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद की हैं, तुम्हें भी मेरी तरह उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए और ये गैंग छोड़ देना चाहिए। इसी लम्हे पता चलता है कि कभी इश्मेल और रीका एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। असल में जब इश्मेल ने ली के खिलाफ जाने का फैसला किया था, तब ली के हुक्म पर रीका ने ही उसके सर में गोली मारी थी। यही हेड्स होट उसकी याददाश्त खत्म होने की सबसे बड़ी वजह बना। अगरचा रीका आज भी इश्मेल से मोहब्बत करती थी, लेकिन बाकी सब की तरह उसके लिए भी ली एक पिता जैसा था, इसीलिए वो उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकी। इश्मेल बार बार उसे लड़ाई रोकने के लिए कहता है, मगर रीका पीछे हटने को तैयार नहीं होती।
इश्माइल बार बार उसे लड़ाई रोकने के लिए कहता है, मगर रीका पीछे हटने को तैयार नहीं होती। आखिरकार एक लम्हा ऐसा आता है कि रीका के हाथ में गन होती है और इश्माइल के पास सिर्फ एक नाइफ। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। रीका जानबूझकर अपनी गोलियां इधर उधर चलाने लगती है। ये देखकर इश्माइल हैरान रह जाता है और मजबूर होकर अपना नाइफ उसकी तरफ फेंक देता है। नाइफ सीधा जाकर रीका के पीठ में लगता है। उसी वक्त इश्माइल को समझ आ जाता है कि रीका उसे मारना ही नहीं चाहती थी। शायद वो अपने पिछले गुनाह का कुफारा अदा करना चाहती थी, क्योंकि उसी ने ली के हुक्म पर उसके सर में गोली मारी थी। इसीलिए आज वो अपने इंजाम को खुद कबूल कर लेती है। उधर ली को खबर मिल जाती है कि इश्माइल उसकी पूरी ट्रेंड टीम को खत्म कर चुका है। अब उसके अड्डे पर सिर्फ किराए के गनमैन बाकी बच्चे थे। दूसरी तरफ उन्हीं गनमैन में से एक डॉक्टर एलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां मौजूद छोटा बच्चा अचानक उस पर हमला कर देता है। मौके मिलते ही एलन उसकी गन छीन लेती है और उसे गोली मार देती है। फिर वो कमरे से बाहर निकलकर एक एक करके कई गनमैन को भी खत्म कर देती है। लेकिन तभी बाहर से दो और मुसल्लह आदमी आ जाते हैं और मुसलसल फायरिंग शुरू कर देते हैं। इधर एलन की गन में भी गोलियां खत्म हो चुकी थी और वो एक बार फिर बुरी तरह फंस जाती है। उसी वक्त इश्माइल वहां पहुंच जाता है। वो पल भर में सभी गनमैन को खत्म कर देता है और एलन के साथ उस छोटे बच्चे की भी जान बचा लेता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एलन के दिल में इश्माइल के लिए खौफ पैदा हो चुका था। ली पहले ही उसके सामने इश्माइल के माजी की पूरी हकीकत बता चुका था। इसीलिए वो नाइफ उठाकर उसे अपने करीब आने से मना करती है। ये देखकर इश्माइल टूटे हुए दिल के साथ कहता है, मैंने अपनी वो पुरानी जिंदगी कभी अपनी मर्जी से नहीं चुननी थी। आज मैं सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ, क्योंकि नई जिंदगी जीना तुमने ही मुझे सिखाया है। इश्माइल की ये बातें सुनकर एलन का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वो दौड़कर उसके पास आती है, उसे गले से लगा लेती है और जार वो कितार रोने लगती है। ऐसी दौरान खुद ली भी वहां पहुंच जाता है और आते ही इश्माइल पर हमला कर देता है। मुसलसल कई लड़ाइयां लड़ने की वजह से इश्माइल पहले ही बुरी तरह थक चुका था। इसलिए शुरुआत में वो ली का ठीक से मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई के साथ सख्त बहस भी चलती रहती है। गुस्से में ली कहता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें बड़ा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इश्माइल जवाब देता है, गलती मेरी नहीं बल्कि तुम खुद एक पागल इंसान हो। तुमने सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दें। तुम कभी एक सच्चे पिता बन ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को कातिल नहीं बनाता। मगर तुमने न जाने कितने मासूम बच्चों को दरिंदा बना दिया। इतना कहते ही इश्माइल पूरी ताकत के साथ ली पर टूट पड़ता है। अपनी हार सामने देखकर ली सीक्रेट हाइड आउट से भागने की कोशिश करता है, मगर इश्माइल उसे छोड़ने वाला नहीं था। दोनों के दरमियान आखिरी मुकाबला शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान इश्माइल ली को उठाकर पूरी ताकत से एक दरख्त पर दे मारता है। दरख्त की नुकीली शाख उसके जिस्म को आर पार चीर देती है। लेकिन मरते वक्त भी ली अपनी हैवानियत नहीं छोड़ता। वो उसी शाख के सहारे इश्माइल को अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि वो भी उसके साथ मर जाए। तभी ऐन वक्त पर एलिन वहां पहुंच जाती है और पूरी ताकत लगाकर इश्माइल को ली से अलग कर देती है। आखिरकार इश्माइल बच जाता है, मगर शदीद जख्मों की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ दिन बाद मंजर सीधा जकार्ता के एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। एलिन अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी, जबकि दूसरे कमरे में इश्माइल का इलाज जारी था। उस खौफनाक लड़ाई के बाद से वो अभी तक होश में नहीं आया था और डॉक्टर्स मुसलसल उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वो लम्हा भी आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। इश्माइल आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है। होश में आते ही वो इशारों में एलिन से बात करने की कोशिश करता है। इसी जज्बाती और खुशियों भरे लम्हे के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी
कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।